गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा अभी तक कोई क्लास में नहीं आया है। लक्षिता गुड आफ्टरनून। मैम, बेटा लेट क्यों होते हो आप? हमको को निकाल रही थी तो इसलिए लेट हो गए। अच्छा, और सैटरडे कहाँ थे? सैटरडे कहाँ थे बेटा? लक्षिता चलिए सुनिए यस मैम। बेटा, पेज नंबर C43 बुक का पेज नंबर C43 है और C44 है। ठीक है। हमने जो हमारी लास्ट क्लास ली थी सैटरडे, उस दिन हमने हमारा जो 4th चैप्टर था उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। तो आपने अगर पीडीएफ चाहिए तो आप अपने ऐप पे से पीडीएफ लेंगे, वहां से अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो आपको रिकॉर्डेड क्लास में आपको शो हो जाएगी। ठीक है। तो रिकॉर्डेड ऑप्शन से आप जो क्लास है वो देख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि बेटा जो हमने 4 चैप्टर किए हैं ना सिविक्स के, जो हमने नागरिक शास्त्र के जो 4 चैप्टर किए हैं बेटा, वो आप लोग करेंगे। सॉरी, पॉलिटिकल साइंस के जो हमने चैप्टर किए वो आप लोग उसका जो बोल सकते हो कि जो एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर बनाया हुआ है, ये जो पेज नंबर C43 है ना, यस तो मैम। ये उन्हीं चैप्टर्स के प्रैक्टिस पेपर बनाया हुआ है। तो कल का आप लोगों का होमवर्क है पेज नंबर C43 करके आने का। ठीक है। यस मैम। पेज नंबर C43 8 क्वेश्चन है जो टिक द करेक्ट है। बाकी के 6 क्वेश्चंस आपके फिलअप हैं और 3 क्वेश्चन है उसकी आपकी डेफिनेशंस देनी है। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको टिक द करेक्ट और फिलअप वगैरह तो आप उसमें कर लीजिएगा, बुक में कर लीजिएगा। और जो 3 उसकी डेफिनेशंस है वो आप जो आपके एसएसटी की नोटबुक है ना उसको पीछे से करना। ठीक है। पीछे की तरफ से शुरू करना, ऊपर लिख देना प्रैक्टिस पेपर लिखा हुआ है यहाँ पे, अभ्यास प्रश्न पत्र। ठीक है। यस मैम। ये लिख देना आप, और सिविक्स का वो डाल के, ऑप्शन डाल के, और वो स्टार्ट करना। ठीक है। यस मैम। हाँ जी बेटा। अब आते हैं हम 5th चैप्टर पे हमारा, जो कि है न्यायपालिका। हमने कार्यपालिका किया। ठीक है। कार्यपालिका क्या था कि जो विधायिका, जो हमारे सरकार के 3 अंग हमने बताए थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। तो कार्यपालिका का हम चैप्टर कर चुके हैं। कार्यपालिका क्या होती है? विधायिका जिन कानूनों को बनाती है, मतलब कि विधायिपालिका का काम होता है कानूनों को बनाने का। तो विधायिका जिन कानूनों को बनाती है उन कानूनों को लागू करवाती है कार्यपालिका। ठीक है। अब आता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका भी सरकार का तीसरा अंग है। उसका काम क्या होता है? जो कानून विधायिका बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, उन कानूनों को डिफाइन करती है न्यायपालिका। ठीक है। मतलब जनता तक डिफाइन करके पहुंचाने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका का एक और कार्य होता है, क्या क्या कार्य होता है न्यायपालिका का बेटा? लक्षिता बेटा, न्यायपालिका क्या करती है? कोर्ट क्या करती है? मैम जनता को सुनती है। हाँ, मैम क्या करती है बताओ? कोर्ट में लोग क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं कोर्ट में लोग? बोलो। बेटा उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनका कोई केस होता है, उनके साथ में कोई भेदभाव होता है, उनके साथ में कोई गलत काम होता है, तो उन कामों पर न्याय लेने के लिए कोर्ट में जाया जाता है, मतलब न्यायपालिका में जाया जाता है। तो कोर्ट क्या करती है? न्यायपालिका क्या काम करती है? न्याय देने का, लोगों को न्याय दिलवाने का काम करती है। ठीक है। समझ आ गया? यस मैम। हाँ जी। तो हमारा जो 5th चैप्टर है बेटा वो यही है। ठीक है।
न्यायपालिका का चैप्टर ये 5th हमारा। देखिए इसमें जो बेटा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको हम एक बार रीड कर लेते हैं ताकि हमें आगे जो चैप्टर होगा उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट है भारत की समेकित निधि क्या होती है। देखो भारत की समेकित निधि पर भारित व्ययों के लिए धन निकाय हेतु संसद के अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि बेटा ये कुछ ऐसी निधियां होती है, ऐसे काम होते हैं जिन पर ज़्यादा लगा लीजिए कि संसद उन पर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, उस पर कितना क्या खर्च हो रहा है क्या नहीं हो रहा। विधिवेता कानून का विशेषज्ञ। विशेषज्ञ का मतलब होता है बेटा जैसे कि लगा लीजिए एक्सपर्ट होते हैं ना, एक्सपर्ट्स होते हैं जो वो होते हैं कानूनों के एक्सपर्ट्स को बोला जाता है विधिवेता। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपीलीय अदालत। अपील का मतलब होता है बेटा यूं लगा लीजिए कि जैसे कि हमारे जो कोर्ट होते हैं ना उसका 3 स्तर होते हैं कोर्ट के। ठीक है। सबसे नीचे होता है बेटा जिला, जिला का जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेशन कोर्ट। सेकंड नंबर पे आता है मतलब कि बॉटम से सेकंड नंबर पे आएगा बेटा वो आता है मतलब सबसे पहले बॉटम में आ गया हमारे पास में फर्स्ट नंबर पे आ गया हमारे पास जिला मतलब कि हमारा सेशन कोर्ट। फिर आता है हमारा हाई कोर्ट जो कि बेटा अपने अपने राज्यों के होते हैं। ठीक है। ये जो हाई कोर्ट होते हैं ना वो अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं। जैसे हमारा हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ है बेटा, कुछ हाई कोर्ट होते हैं बेटा हमारे इस टाइम देश में 23 हाई कोर्ट्स है। ठीक है। 23 हाई कोर्ट्स है मतलब कि उच्च न्यायालय हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा हरियाणा पंजाब और अब ये 23 क्यों है। हमारे देश में तो 28 राज्य है ना, लेकिन फिर भी हमारे देश में 23 है। क्यों? क्योंकि बेटा कई राज्य ऐसे हैं जिनका एक ही है मतलब कि 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय है मतलब कि हाई कोर्ट है। तो आपको पता है हमारे हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है, बोलो। बेटा हमारा हरियाणा का हाई कोर्ट है पंजाब सॉरी चंडीगढ़ में। मतलब कि पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। तो हमारे हरियाणा की राजधानी क्या है, हमारे हरियाणा की कैपिटल क्या है बेटा, बोलो क्या है। अच्छा पंजाब की कैपिटल क्या है, पंजाब की बेटा हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है, कैपिटल है वो है चंडीगढ़। ठीक है। और एक ही हाई कोर्ट है हरियाणा पंजाब का वो भी चंडीगढ़ में है। अब याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा, इन बिटवीन क्वेश्चंस में इसको डाल लेंगे। ठीक है। तो बेटा ये जो अपीलीय अदालत होता है ना उसका मीनिंग हाँ मैंने आपको बता रही थी कि 3 स्टेजेस हैं। 1 मिनट रुकेगा आपको बताती हूँ मैं, आपको याद रहेगा। देख रहे हो पिरामिड दिख रहा है आपको, हाँ जी बेटा दिख रहा है पिरामिड। यस मैम। देखिए ये जो सबसे नीचे है ना ये होती है हमारी जिला की मतलब कि जो हमारे स्टेट में होते हैं जिसको हम सेशन कोर्ट बोलते हैं। ठीक है। ये होता है उच्च न्यायालय जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, आप ये याद रखेंगे। ठीक है। ये होते हैं कहाँ पे, हमारे मतलब कि राज्यों के आधार पर। ये हो गया जिले के आधार पर, ये हो गया राज्य के आधार पर। और ये होता है बेटा हमारा देश में जो एक सबसे बड़ा हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है बेटा, उसको बोलते हैं हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। या तो सर्वोच्च बोलेंगे या बोलेंगे उच्चतम। ठीक है। जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। समझ आ गया। 3 स्टेज हमने देखी। सबसे पहले देखा हमने जिला न्यायालय मतलब कि सेशन कोर्ट, उसके बाद हमने देखा हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय जो कि हमारा हरियाणा का कहाँ है उच्च न्यायालय बेटा,
कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय। वो कहाँ है आपको पता है? पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ है वो? कहाँ है? वो है दिल्ली में, ठीक है। समझ आ गई? अब आप देखोगे अपीलीय क्षेत्र अधिकार क्या होता है? अपील क्या था? अपीलीय न्यायालय, अपीलीय अदालत। बेटा अपीलीय अदालत क्या होती है? देखो बेटा, सबसे पहले जो एक केस आता है ना, तो वो एक किसी राज्य में आएगा, ठीक है, एक किसी राज्य में आएगा ना, और कहीं तो नहीं जाएगा। एक राज्य में रहने वाले लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है, एक जिले, एक एरिया में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो बेटा वो सबसे पहले जिले के न्यायालय में डालेगा, ठीक है। गया, यहाँ पे सुनवाई हुई, ठीक है, तो उस आदमी के खिलाफ हो गई वो सुनवाई, मतलब कि उसके अगेंस्ट आ गई, मतलब कि एक आदमी हार गया यहाँ से कोर्ट, तो बेटा इसको अधिकार है, इस आदमी को अधिकार है कि वो जिला के न्यायालय से हार गया ना, सेशन कोर्ट से हार गया, तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। मतलब वही केस वो वापस ले जाएगा हाई कोर्ट में, ठीक है। समझ आ गई? उसको बोलेंगे अपीलीय अदालत। समझ आ गई? मतलब कि निचली अदालत से हारने के बाद उसी मुकदमे को उच्च कोर्ट, उच्च न्यायालय में लेकर जाना अपीलीय अदालत या अपीलीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई, यहाँ पर भी वो व्यक्ति हार गया, ठीक है, यहाँ पर भी उच्च न्यायालय में भी वो व्यक्ति हार गया, उसके बाद वो लेके जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है सबसे बड़ा, ठीक है। बेटा यहाँ जो डिसीजन लिया जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में, मतलब हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ जो डिसीजन लिया जाएगा ना बच्चे, वो फाइनल होगा। यहाँ अगर वो व्यक्ति हार जाता है तो इसका मतलब है वो हार गया, वो और कहीं पे अपील कर ही नहीं सकता। क्यों? ऊपर जाने का कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। नीचे आएगा तो वो नीचे से तो ऑलरेडी पहले ही हार के आ चुका है। तो ये चीज आपको याद रहेगी कि अपीलीय क्षेत्र अधिकार जिला से उच्च न्यायालय हो सकता है, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जो डिसीजन लिया जाएगा वो फाइनल डिसीजन होगा, उसके आगे कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। समझ आ गई? यस मैम। वेरी गुड। अब रीड करते हैं। ऐसी अदालत जिसमें निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध, मतलब कि वही है कि जो निचली अदालत है, जो नीचे वाली अदालत है, उसके विरुद्ध, मतलब कि उसमें अगर हम हार गए तो उसके हम अगेंस्ट डालेंगे वोट, ठीक है। वो अगेंस्ट हमने डाला है, उस जो उन्होंने फैसला ले लिया वो फैसला हमें नापसंद है, उसके हम अगेंस्ट है, इसलिए हम दोबारा से डाल रहे हैं। समझ आ गई? नेक्स्ट देखिए, संघीय सरकार। सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें केंद्र सरकार संपूर्ण देश के से संबंधित मामले जैसे कि प्रतिरक्षा और विदेश नीति आदि की को देखती है, जबकि प्रत्येक राज्य को अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां और कानून मिले हुए हैं। लास्ट चैप्टर में हमने यही पढ़ा था, संघीय क्षेत्र अधिकार, जिसमें हमने बेटा ये पढ़ा था कि जो हमारी सरकार है वो 3 स्तर पर काम कर रही है। कौन कौन सा? केंद्र, जिसको हमने संघ भी बोला था, फिर हमने राज्य बोला था, फिर हमने बोला था स्थानीय शासन, ठीक है। लेकिन फिर हमने ये बात भी देखी थी बेटा कि जो केंद्र है वो होता है, वो ऑल ओवर, मतलब कि जो हमारी नेशनल बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग काम करता है, नेशनल बाउंड्री के लिए या एक देश से दूसरे देश के लिए, या वो पूरे देश पर कंट्रोल चला के रखता है अपने देश पर, ठीक है। राज्य होता है वो सिर्फ अपने अपने राज्य के अंदर कर सकता है, वो किसी और राज्य के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, मतलब दखल अंदाजी नहीं दे सकता, ठीक है। उसके बाद आती है बात बेटा स्थानीय। स्थानीय क्यों बनाया जाता है? स्थानीय शासन प्रणाली क्यों बनाई गई है बेटा? वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि हर एक छोटे से छोटे इलाके तक भी गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज जा सके। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ये बात बताई थी बेटा कि हमारे जैसे कि कोऑर्डिनेटर्स बनाते हैं, ठीक है, 1st to 3rd तक के बना दिए, फिर 4th to 6th तक के बना दिए, 7th to 8th, ऐसे अलग अलग करके बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं बेटा ताकि हर एक बच्चे की प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व। अगर पूरे स्कूल का मान लीजिए, हमारे जो स्कूल की स्ट्रेंथ है वो 2500 है, ठीक है, अगर पूरे स्कूल में एक ही कोऑर्डिनेटर हो तो क्या हर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है?
नहीं ना, इसीलिए हर एक विंग की अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स बनाए हुए हैं ताकि हर एक बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। ठीक है, ऐसे ही बेटा हमारे गवर्नमेंट में है कि जहां तक गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आपको पता है हमारे गवर्नमेंट में, चलो आप लगा के चलो कि हमारी गवर्नमेंट है उसमें 1500 लोग, ठीक है, मान के चलो कि जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो 1500 के अराउंड है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज भी देखो बेटा आप ये चीज देखो फिर कि 1500 के अराउंड हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, उससे तो बहुत ज्यादा है। तो क्या हर एक जो नागरिक है, हर एक जो गवर्नमेंट का बंदा है वो देख सकता है जा जाके? नहीं ना, इसीलिए सरकार को बांट दिया गया है, राज्य के स्तर पर भी, स्थानीय शासन के स्तर पर भी, ताकि हर एक छोटे छोटे एरिया तक जहां पर गवर्नमेंट का हर एक बंदा नहीं पहुंच सकता, तो वो अलग अलग संस्थाओं के हिसाब से गवर्नमेंट उन तक अपनी फैसिलिटीज पहुंचा सके। समझ आ गई? इसलिए हमारे इंडिया में जो कानून है, जो शक्तियां हैं और जो कार्य हैं वो बांट दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान की व्याख्या। बेटा आपने संविधान है, संविधान क्या होता है? जिसमें हमारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जिसमें हमारे कानून लिखे हुए हैं, यही है ना संविधान, इसको ही बोलते हैं ना संविधान। तो बेटा अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार, हालांकि कानूनों की व्याख्या कौन करता है, नियमों को कौन डिटेल से कौन बताता है, डिफाइन कौन करता है, न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। ठीक है, संविधान के निहित शब्दों या पदों के अर्थ की व्याख्या करना, मतलब वही चीज आ गई कि हर एक कानून, हर एक बात की जो संविधान में लिखी हुई है उसकी व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका के पास होता है। समझ आ गया? हाँ जी, अब हमारे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे देश में सरकार के 2 स्तर हैं। कौन कौन से स्तर हैं लक्षिता? बेटा कौन कौन से स्तर है? केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर। हाँ जी, एक और मैंने आपको बताया था, लोकल, जिसको हमने बोलता स्थानीय शासन प्रणाली, याद आ गई? यस। वो क्यों बनाई जाती है? स्थानीय शासन प्रणाली क्यों बनाई जाती है बेटा? स्थानीय शासन प्रणाली इसलिए बनाई जाती है ताकि हर एक व्यक्ति तक गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज पहुंची जा सके। ठीक है, अब देखिए 2 स्तर आपने देख लिए, केंद्र का और राज्य का। दोनों की शक्तियों को संविधान की भली भांति परिभाषित किया गया है, मतलब कि राज्यों का अपनी अलग शक्तियां होती है, अपने अलग काम होते हैं, और ऐसे ही हमारे क्या कहते हैं उसका संघ के, मतलब कि हमारे केंद्र के अपने अलग काम है, अपने अलग क्षेत्र है। हमारे यहाँ संघीय स्वरूप की सरकार है, एकीकृत न्यायपालिका है। दूसरे शब्दों में समस्त न्यायालय राज्यों के कानून एवं संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को दोनों की ही व्याख्या करते हैं। मतलब ये चीज आपको भी पता है बेटा, हमारे जो संघ है, संघीय न्यायपालिका है, उसमें सभी लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और ये भी देख लीजिए आप कि संघ है, पार्टीज हैं, जो दल है हमारे उसमें पार्टी के जितने भी दल है हमारे, मतलब कि जैसे बीजेपी हो गया, ठीक है, कांग्रेस हो गया, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन वो क्या है, आएगा तो एक ही, शासन में तो एक ही आएगा। ठीक है, और आजकल क्या आने लग गया, गठबंधन, मतलब कि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलता, बहुत सारी सरकारों की मिली जुली सरकार एक बनती है, जिसको मैंने आपको बताया था गांठ की तरह काम करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर अलग अलग पार्टी के आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय, सभी उच्चतम न्यायालय जो भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है के नियंत्रण काम करते हैं। मतलब कि अभी तक हमने 3 न्यायालय पढ़े। ठीक है, एक आ गया, एक और होता है बेटा अधीनस्थ न्यायालय, मतलब कि जो इसी के साथ काम करता है, जो हमने जिला न्यायालय के बारे में पढ़ा है ना, उसी के साथ हम काम करता है। तो बेटा ये ऐसे न्यायालय होते हैं, ये जितने भी न्यायालय के पार्ट है ना हमने पढ़े हैं, ये वाले दोनों लगा लीजिए आप, ये दोनों। ठीक है, ये किसके अंडर काम कर रहे हैं? ये अंडर काम कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के, मतलब उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है, आखिरी डिसीजन है। ठीक है,
संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित व्यवस्था भारत वर्ष के लिए सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगी। मतलब कि यही है, एक मिनट, संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित व्यवस्था भारतवर्ष के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगी, मतलब जरूरी होगी। मतलब कि बेटा जो उच्चतम न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय बोला जाता है, मैंने आगे लिख दिया है, ठीक है। तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय, वो जो डिसीजन लेगा, ठीक है, उसके द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा वो सभी के लिए लागू हो जाएगा, वो सभी के लिए जरूरी हो जाएगा। बाध्य का मतलब जरूरी हो जाएगा हर किसी के लिए, ठीक है। मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम, दो वर्ड है, सर्वोच्च और उच्चतम, ठीक है, सर्वोच्चतम और उच्चतम न्यायालय है एक ही, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो बेटा जो वो डिसीजन लेगा ना, वो फाइनल डिसीजन होगा, लास्ट एंड फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय। मतलब कि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं हमारा जो सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, उसके बारे में। इसकी संरचना एवं संगठन, उच्चतम न्यायालय की संरचना एवं संगठन इस प्रकार होती है। एक मिनट रुकिएगा बेटा। बेटा ये मैं आपको कल कंप्लीट करा दूं, क्योंकि अगर आज कराऊंगी तो रह जाएगा, बहुत सारा रह जाएगा। इससे अच्छा मैं आपको इसकी कल कंप्लीट करा दूं। यस मैम। ठीक है, मैं इसको आपको कल कंप्लीट करा दूंगी। और आज आपका होमवर्क क्या दिया है मैंने? पेज नंबर C43 आपको एक्सरसाइज करनी है और मुझे सेंड करनी है, ठीक है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मुझे थोड़ा डाउन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, तो आज के लिए इतना ठीक है। ओके ओके बेटा, ठीक है।